मैं देखा कि यूपीएससी के इंडस्ट्री में, मार्केट में, कोचिंग्स में और ऐसे भी लोग एक ही तरीके से सारे लोग पढ़े जा रहे हैं। मैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करता हूँ जो कि शायद किसी ने नहीं किया हो। थोड़ा साइंस को यूज़ करके, साइकोलॉजी को यूज़ करके और मैं एक तैयारी अपनी कर सकता हूँ। इसीलिए 4 प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजी के, जो भी इसको यूज़ करेगा वो 10 गुना अच्छा परफॉर्म करेगा जो अभी कर रहा है उससे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ देव है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में इस बार 167th रैंक हासिल की है। मैं रांची का रहने वाला हूं और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने आया हूं, अपनी स्टोरी शेयर करने आया हूं कि कैसे रांची में बैठे-बैठे मैंने सपना देखा एक सिविल सर्वेंट बनने का, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का और एक एस्पिरेंट होते हुए मैं कैसे आज यहाँ पर एक टॉपर बनकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। तो मेरे माता-पिता दोनों नॉर्थ बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। मेरी माँ वैशाली की रहने वाली हैं और मेरे पिताजी मुज़फ़्फ़रपुर के रहने वाले हैं। बट काम के सिलसिले में दोनों रांची में रहते थे, इसीलिए मेरी जन्म और पालन-पोषण मेरा सब कुछ रांची में हुआ। मेरी स्कूली शिक्षा भी दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में हुई, जहाँ पर कि मैंने प्रेप से 12th तक की पढ़ाई की और 2015 में मैं वहाँ से पास आउट किया। बचपन से मैं मतलब थोड़ा ठीक-ठाक स्टूडेंट था। ठीक-ठाक मतलब अच्छा ही स्टूडेंट था, बट मैं मेहनत बहुत कम करता था। मुझसे हमेशा लोगों को यही दिक्कत रहती है कि तुम खेलने-कूदने में, गप्पे लड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, पढ़ाई कम करते हो। बट मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता था, तो मैं मतलब वैसा था कि गर्मी की छुट्टियों में जब नए अगले साल की किताबें मिलती थी, तो मैं जाके एकदम पढ़ लेता था और फिर उसके बाद स्कूल जाता पढ़ लेता था, दोबारा फिर एग्ज़ाम के समय पढ़ता था, ऐसा नहीं कि बार-बार। तो फिर जैसे स्कूल में मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता था, डिबेटिंग, क्विज़िंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। तो मैं काफ़ी स्कूल में हर तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था और फिर 2015 में मैं सोच रहा था कि मैं अब लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। उस समय जब आप हम सब उस पड़ाव पर आते हैं क्लास 12th के एंड होते समय कि अब मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी किस दिशा में लेकर जानी है। तो उस समय मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मेरा 12th में मैथ्स और बायो सब्जेक्ट था, तो एनटीएससी निकल गया था, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते तो सब कोई बोले कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम मैथ्स लो। फिर एक मतलब और फिर मैं सोचा कि बायो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं मैथ्स और बायो दोनों ले लिया। तो मेरे पास इंजीनियरिंग या मेडिसिन दोनों रास्ते उस समय खुले हुए थे, तो मैं उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ था। मैंने जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफ़ाई किया, लेकिन जेईई एडवांस में मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया। काफ़ी अच्छे एनआईटीज़ मुझे मिल रहे थे, बट फिर मैं सोचा कि क्या मैं खुद को एज़ एन इंजीनियर देखता हूँ आगे के 15-20 साल बाद। एंड उस समय पता नहीं क्या सोच के मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अब मेडिसिन की तरफ ट्राई करूँगा। फिर मैंने अगले साल नीट की परीक्षा दी, 2015 में भी दी थी मैंने। 2015-16 और 2015-16 में नीट की परीक्षा दी, दोनों टाइम मैंने क्वालिफ़ाई किया, लेकिन मुझे जो कॉलेज मिल रहे थे वो या तो एकदम टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनमें की फ़ीस इतनी है कि उसके वो आपके पहुँच के बाहर है, या फिर ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जहाँ पर कि एक्स-रे मशीन तो है लेकिन बिजली ही नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे एक्स-रे मशीन लगाकर। तो फिर मैंने मेडिसिन को भी मैंने ड्रॉप किया और फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। मैंने उसकी तैयारी की, वो काफ़ी मुझे मतलब ईज़ी एग्ज़ाम लगा कंपेयर टू जेईई और नीट, क्योंकि उसमें अगर आपकी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीज़निंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स थोड़ी ठीक अबव एवरेज है, तो आप आराम से थोड़ा बहुत पढ़ के और कम मेहनत में उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें थैंकफुली, लकीली और थोड़ी मेहनत करके मुझे एक अच्छा रैंक हासिल हुआ। मैंने क्लैट 2017 में 215th रैंक हासिल की और फिर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज़ कोलकाता गया। फिर 2020 में जब लॉकडाउन आया, तब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। मैं घर चला गया था अपने पेरेंट्स के पास, लॉकडाउन था, तो मैं और मेरी माँ हम लोग घर पे रहते थे और फादर मेरे क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो मेंटल हॉस्पिटल में जाते थे काम करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हम तो काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं कि हम घर पे रह के और इस बीमारी से बच पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि न्यूज़ में मैं पढ़ता था जिनको कि बस अपना घर चलाने के लिए ये पता होता है कि बाहर में मौत घूम रही है, उनको घर से बाहर निकलना पड़ता था और अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता था। ये सब देख के मैं काफ़ी अफ़ेक्टेड हुआ।
मुझे लगा कि अगर मेरे जैसे बैकग्राउंड वाला इंसान, जिसके पिताजी साइकोलॉजिस्ट हैं और माता एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जिनको दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, उनका फ्यूचर सिक्योर है, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है। तो अगर मेरे जैसा बैकग्राउंड वाला इंसान सिविल सर्विसेज में नहीं जाता है तो फिर कौन जाएगा। और ये सोच के फिर मैंने सोचा कि अब मैं कॉलेज से निकल के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगा। मैंने किसी को बताया नहीं ये चीज़, लेकिन मैं अपने मन में ये 2020 में ठान लिया था। उसके बाद फिर लेकिन पढ़ाई करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि हमारा लॉ स्कूल काफ़ी रिगरस रहता था और 2022 अप्रैल तक तो मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। तो फिर ऐसे 2022 में मैं ग्रेजुएट किया और उस साल मैंने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैंने अप्रैल 2022 में मैं ग्रेजुएट किया था। 1-1.5 महीने में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं बस ये पढ़ा यूट्यूब पे कि फाइनल 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, फाइनल 15 डे स्ट्रैटेजी, फाइनल 10 डे स्ट्रैटेजी, 1 डे स्ट्रैटेजी, 2 आवर्स स्ट्रैटेजी, यही सब मैं देखा। उसके बाद मुझे जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसमें मुझे 35 मार्क्स मिले थे बस जीएस में। सीसैट तो ठीक था, क्योंकि लॉ और एनटीएससी के चलते वो सारी सब्जेक्ट्स मतलब पहले से पता थे जो उसमें आते हैं। लेकिन जीएस में 35 मार्क्स थे, तो फिर मैं सोचा कि मैं तो कहीं नहीं हूँ। जब लोग 80-90 कट ऑफ जा रहा है और मेरे 35 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं तो अभी कहीं खड़ा नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, काफ़ी गैप है जो कट ऑफ रहती है उसमें और मेरे परफॉर्मेंस में, और मेरे पास 1 साल के करीब का समय था 2023 की प्रीलिम्स के पहले। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे इस समय को सबसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी, मेरे फादर के बैकग्राउंड, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनके बैकग्राउंड के चलते मुझे कुछ पेपर्स और स्टडीज़ के बारे में पता चला जो कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करना बताते हैं। और मैं देखा कि यूपीएससी के इंडस्ट्री में, मार्केट में, कोचिंग्स में और ऐसे भी लोग एक ही तरीके से सारे लोग पढ़े जा रहे हैं, लोग बस पढ़े जा रहे हैं, तो फिर लेकिन बहुत सालों तक भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उससे मैं काफ़ी डर गया था। मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करता हूँ जो कि शायद किसी ने नहीं किया हो, और उससे मैं एफिशिएंटली थोड़ा साइंस को यूज़ करके, साइकोलॉजी को यूज़ करके, और मैं एक तैयारी अपनी कर सकता हूँ। तो इसीलिए 4 प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजी के, सोशल साइकोलॉजी के: एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, इंटरलीविंग और इलैबोरेशन। ये चारों को मैंने अपनी पढ़ाई का 4 पिलर बनाया, और उसके बाद फिर मैं तैयारी करता रहा, और इस तरह से मैंने काफ़ी एफिशिएंट तरीके से अपनी तैयारी को किया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये चारों क्या क्या हैं। तो 19th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसोफर थे, हर्मन एबिंगहाउस। उनके दिमाग में एक बार एक सवाल आया कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ समझते हैं, पहली बार हम कोई किसी चीज़ को जानते हैं, तो हम उसको कितने समय के बाद भूलते हैं। तो उन्होंने अब्बा डब्बा जब्बा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे करके उन्होंने कुछ वर्ड्स याद कर लिए। फिर वो 1 घंटे बाद लिख के देखते थे, 2 घंटे बाद लिख के देखते थे, 6 घंटे बाद, ऐसे कर करके उन्होंने एक ग्राफ बनाया। आप अगर गूगल करिएगा एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व या ग्राफ, तो आपको ये दिख जाएगा। उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसमें हर्मन एबिंगहाउस ने पाया कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी का रिटेंशन उसका 80% खत्म हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। लेकिन अगर हम उसे 24 घंटे के अंदर दोबारा से रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, तब फिर वो मेमोरी एज गुड एज न्यू हो जाती है और वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो आप मतलब अगर आप 1 दिन में भूल रहे थे, अब आप उसको रिवाइज कर लिए, फिर आप 3 दिन में उसको भूलिएगा, फिर आप रिवाइज कर लिए, फिर उसको 7 दिन तक आप याद रख सकते हैं। इस तरह से आपको अगर किसी चीज़ को याद रखना है, किसी इंफॉर्मेशन को याद रखना है, तो उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। और क्योंकि हर रिपीटिशन से आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और वैसे मेमोरी फॉर्म, तो वो मेमोरी का और वो न्यूरॉन्स के जो लिंक है वो स्ट्रांग होगा, और आपकी मेमोरी वो वाली उतनी स्ट्रांग है जितना आप रिपीट करेंगे, और जितना आप रिपीट करेंगे ज़्यादा समय तक आप याद रख सकते हैं। तो इसीलिए वो जो रेपिटेशन है आपको जो करना है वो स्पेस्ड होना चाहिए, जो कि मुझे दूसरे पिलर के ऊपर लाता है, स्पेस रेपिटेशन। पहला था, मतलब ये पहला ही पिलर है जिसे बोलते हैं स्पेस रेपिटेशन। क्योंकि आप चीज़ें भूल रहे हैं तो आपको उसे रिपीट करना है, और आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय याद है, तो आप उस रेपिटेशन को स्पेस कर सकते हैं, स्पेस रेपिटेशन।
तो ये था पहला पिलर मेरी तैयारी का कि कब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है। दूसरा था कि अब अच्छा रिवाइज करें तो कैसे करें। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर आपके सामने है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि क्वेश्चन भी है, आंसर वहाँ पर उस पेज में, उस फोटो के नीचे लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आपको ये याद है कि वो क्या लिखा हुआ था बिल्कुल याद नहीं है। बस आपको इतना याद आ रहा है कि कुछ तो लिखा हुआ था जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो रिवीजन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बार बार किताब को पढ़ना, उसमें हाईलाइट करना, उसमें अंडरलाइन करना, उसके देख देख के शब्दशः नोट्स बनाना, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ मैंने इस इंफॉर्मेशन को पहले कभी देखा है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि वो हमें बताता है कि मैं इसे याद कर चुका हूँ, तो हम रिकॉग्निशन को रिकलेक्शन समझ बैठते हैं और हमें लगता है कि हम उस चीज़ को याद कर चुके हैं। लेकिन फिर जब एग्जाम आता है तो हमें याद है कि हमने वो चीज़ पढ़ी हुई है, वो कहाँ पे पढ़ी हुई है, कब पढ़ी हुई है, लेकिन क्या पढ़ी हुई है याद ही नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने रिवीजन करने का तरीका एक्टिव रिकॉल एक टेक्निक है उसको बनाया, जिसमें कि आप खुद को टेस्ट करते हैं। रिवीजन आप टेस्ट के माध्यम से करते हैं। रिवीजन आप एक ब्लैंक शीट पे लिख के कि आपको जो जो याद है, नोट्स मतलब जो क्लास में आपने पढ़ा था या बुक से आपने पढ़ा था उसको आप लिखते हैं और फिर आप देखते हैं वापस जाके। तो इसीलिए रिवीजन के लिए अपनी बुक्स को पढ़ने का मैंने तरीका हटाया और मैं जब रिवीजन करने बैठता था तो मैं बस जॉट डाउन करता था और ज़्यादा अच्छे से नहीं, खुद ही को पता चलने दो, डॉक्टर के जैसा लिखता था। डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिखता था कि मुझे क्या क्या याद है उस टॉपिक के बारे में। फिर मैं अपनी बुक खोल के देखता था कि अच्छा ये चीज़ मुझसे छूट गई, वो चीज़ छूट गई। फिर क्या होता है ना कि एक तो आपको मिस्टेक याद आ जाता है, तो अगली बार जब आप वो इन्फॉर्मेशन दोबारा देखिएगा तो आपके ईगो हर्ट होता है ना हमारा। जैसे आप देखते होंगे कि जो चीज़ कभी गलत हो जाती है उसके नंबर कटने वो दोबारा फिर जल्दी जल्दी गलत नहीं होती है, तो क्योंकि अपना ईगो हर्ट हो जाता है। तो अपना ब्रेन भी ऐसा है कि अरे मुझे ये चीज़ कैसे कैसे मैं गलत कर दिया, अब हमेशा याद रखूंगा, याद रखूंगी, ऐसा सोचता है हमारा ब्रेन। तो इसीलिए एक वो चीज़ होती है। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि आपकी जो मेमोरी है वो ब्रेन के अंदर है, ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस है, लिंक्स है। तो न्यूरल कनेक्शंस आप जितनी ज़्यादा बार उसको लिख के करिएगा वो आपको बार बार उस मेमोरी को जहाँ पर भी आप स्टोर करके रखे हुए वहाँ से आपको अपने मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचाना है ताकि आपका हाथ वो चीज़ लिख सके। तो वो जो न्यूरल पाथवे है, न्यूरॉन्स का जो रास्ता है, वो हर बार स्ट्रांग होगा जब आप ये करेंगे। और वो पढ़ने से उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो रीडिंग, हाईलाइटिंग, नोट मेकिंग, अंडरलाइनिंग इससे नहीं होगा। ये उसका बस तरीका है एक्टिव रिकॉल। तो अब एक्टिव रिकॉल आप कैसे कर सकते हैं? ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप फ्लैश कार्ड्स बनाइए। फ्लैश कार्ड्स मतलब छोटे छोटे कार्ड्स बनाइए, उस पर एक साइड पे क्वेश्चन लिखिए, पीछे साइड पे आंसर, और उसके उसके माध्यम से रिवाइज करिए। या फिर आप क्वेश्चंस लिखिए कि बिग क्वेश्चंस अबाउट दैट कंसेप्ट की टॉपिक क्या क्या है, उसका कंसेप्ट क्या क्या हो सकता है, वो आप क्वेश्चन लिखिए। फिर उसको आप जब आप रिवाइज करने जाइए तो उसको आप देखिए और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करिए। जैसे हमारी बुक्स में पहले रहता था, स्कूल के बुक्स में सिनॉप्सिस, कि हाँ व्हाट आर एटम्स, हाउ डू एटम्स लुक, एटम्स को डिस्कवर करने के जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर एटम्स की प्रॉपर्टीज, ऐसे करके एक सिनॉप्सिस चैप्टर के शुरुआत में रहता था। वैसे आप सिनॉप्सिस बना लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चंस बना लीजिए बड़े बड़े कंसेप्ट वाले की, वैसे ही कि व्हाट इज दिस थिंग, what is the extent of, जैसे वाटर मैनेजमेंट आप व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया, व्हाट आर द वेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ऐसे करके आप एक लॉजिकल लिंक सिनॉप्सिस बना लीजिए क्वेश्चंस के साथ उस टॉपिक का। और जब आप उस टॉपिक को रिवाइज करने जाइए आप बस उसको देखिए, लिखिए भी मत, अगर लिखना भी नहीं आप बोल बोल के किसी को बताइए। आप अपने पेरेंट्स घर पे जो घूम रहे होंगे उनको पकड़ के बोर करिए, आपके छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उनको पकड़ के बोर करिए और बताइए कि ये क्या होता है, मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, दूंगी। और फिर आप अपने बुक से जाके टेस्ट करिए कि आपको क्या याद था, क्या नहीं याद था। ये मुश्किल है, इसमें डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या चाहता है, हमारा ब्रेन कामचोरी चाहता है और जल्दी जल्दी एंडोर्फिन और डोपामीन, जो दो फील गुड कराने वाले हार्मोन है, उनका हिट चाहता है। तो इसीलिए जब आप ऐसे, शुरुआत में मेरे साथ भी होता था, मैं जब ऐसे एक्टिव रिकॉल करने बैठता था तो मेरा ब्रेन मुझे बोलता था अरे यार इतनी मेहनत क्यों करना। आज तक तो सारे टॉपर्स बोलते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो उसी में हो जाएगा, तो तुम भी 10 बार पढ़ लो। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो कि पहले तो उठ के सुबह में रोज लिख रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा रिवाइज कर रहे हो उसके बाद। तो लेकिन मुझे क्योंकि पता था कि साइंस क्या कहता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है, इसीलिए आई परसिस्टेड। मैंने अपनी
आई परसिस्टेड विथ माई मेथड, और 1 महीने 1.5 महीने के बाद मुझे रिजल्ट दिखा। तो क्योंकि मैं स्पेस रेपिटेशन करता था, तो हर सब्जेक्ट को मैं, हर टॉपिक को मैं 1 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन और फिर 120 दिन तक रिवाइज करता था। मैंने ऐसे नोशन एक मतलब पर्सनल मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट ऐप है, उसको मैंने यूज़ करके एक डेटाबेस बनाया था, जिससे कि मैं रोज़ बस जो मैं पढ़ता था उसको मैं डाल देता था कि ये आज की तारीख को पढ़ा है, और फिर वो मैंने जो डेटाबेस बनाया था वो टेबुलेटेड फॉर्म में मुझे बता देता था कि अगला रिवीजन कब करना है, अगला कब करना है, फिर मुझे बस उस दिन रिवाइज करके उसको चेक करना रहता था। तो ऐसे करके एक टॉपिक को मैं 4 महीने में 7 बार रिवाइज कर लेता था। तो आप समझ सकते हैं कि इससे मुझे चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती थी। और इससे एक और चीज़ की परेशानी से मैं मुक्त हो गया, जो हमें काफ़ी आती है रिवाइज करने में, कि आप 1 महीने बैठे हैं, आप बस पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, तब तक 1 महीने तक आप इकोनॉमी और हिस्ट्री को छुए भी नहीं, साइंस को छुए भी नहीं, और फिर आप जब वापस से 3 महीने 4 महीने बाद आपकी एक रिवीजन हुई, ऐसे करके आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए, फिर आप 6 महीने बाद जब पॉलिटी पढ़ने वापस आते हैं तो आपको लगता है कि अरे सब कुछ तो नया नया है, कुछ तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि इतना समय हो गया है कि जैसा एबिंगहाउस ने कहा था, आप फॉरगेटिंग कर के हिसाब से आप भूल चुके हैं जो आपने पढ़ा था, और वो वापस से आपके लिए नया लग रहा है। तो ये स्पेस रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल का कॉम्बिनेशन मेरे लिए, जो मैंने नोशन पर एक अपने लिए बनाया था एक प्रोडक्टिविटी टूल, उसके हेल्प से ये मेरे लिए तैयार, हमेशा क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं रहती थी कि आज क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। क्या पढ़ना है वो तो अपने हिसाब से रिवाइज कर ले, क्या रिवाइज करना है और कितना रिवाइज करना है, क्योंकि वो मुझे डेली पता रहता था कि आज इतने टॉपिक्स करने हैं, इतने करके सुना, 8 है 10 है, कभी कभी एंड तक लास्ट तक जाके वो इतने हो जाते थे, 200 250 टॉपिक, कि मैं 8-8 9-9 घंटे रोज बस रिवीजन ही करता था। तो ये हो गया दूसरा पिलर, एक्टिव रिकॉल। पहला था स्पेस रेपिटेशन, दूसरा एक्टिव रिकॉल। तीसरा पिलर है इंटरलीविंग। तो आप जैसे 2 सिचुएशन इमेजिन करिए कि आप नेट में बैटिंग कर रहे हैं, मैं आपको बॉल डाल रहा हूँ क्रिकेट में। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 30 बॉल्स फेंकूंगा, जिसमें से 10 बॉल्स फास्ट होंगी, 10 ऑफ स्पिन, 10 लेग स्पिन। पहले सिचुएशन में मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको पहले 10 फास्ट फेंकूंगा, फिर 10 लेग स्पिन फेंकूंगा, फिर 10 ऑफ स्पिन फेंकूंगा। दूसरे सिचुएशन में मैं बस बोलता हूं कि इन 3 तरह किस्म की बॉल आने वाली है, अगली 30 बॉल देख लेना खुद से। तो आप बताइए कि आप सिचुएशन ए में बेटर परफॉर्म करेंगे नेट प्रैक्टिस में या सिचुएशन बी में? ऑब्वियसली आप सिचुएशन ए में नेट प्रैक्टिस में ज्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे वाली बॉल कौन सी आने वाली है, तो आप उस हिसाब से अपना शॉट खेलेंगे। लेकिन मैच में ऐसा नहीं होने वाला है। मैच में बॉलर आपको ये नहीं कहने वाला है कि हाँ मैं अगला फुल टॉस फेंक रहा हूँ ऑफ स्टंप के बाहर, आगे बढ़ के छक्का मार देना। तो ये देखा गया था, ऐसा स्टडी करके देखा गया था बेसबॉल स्टूडेंट्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में, कॉलेज में, बेसबॉल प्लेयर कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ देखा गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, कि उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, और ऐसे ही पहले ग्रुप को बताया गया कि ऐसी बॉल आएगी, दूसरे ग्रुप को बताया गया कि बस बॉल आएगी। पहला ग्रुप जो था वो नेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सेकंड ग्रुप जो था वो मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मैच को जो नेट प्रैक्टिस थी वो ज़्यादा अच्छे से सिमुलेट कर रही थी, वो वैसा माहौल बना रही थी जैसा कि मैच में रहने वाला है। तो अब आते हैं इसी तरह से तीसरे पिलर के ऊपर, जो है इंटरलीविंग। इंटरलीविंग का यही है कि पढ़ाई में, क्योंकि आपको जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको एक समय एक पेपर में, एक एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं। 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, फिर 6 क्वेश्चन साइंस के होंगे। और हम जब पढ़ते हैं तो हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते आते हैं कि 8 घंटे हम आज पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, फिर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो खाली ऑप्शनल ही पढ़ रहे हैं, फिर 8 घंटे ऐसे करते रह जाते हैं, जो कि एग्जाम को सिमुलेट नहीं करता है। और दूसरा ये होता है कि हमारा ब्रेन बहुत जल्दी बोर हो जाता है, एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं तो हम उससे स्विच ऑफ हो जाते हैं। वहीं अगर हम करें तो एक सब्जेक्ट की जगह हम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ें, तो 1 महीने में पॉलिटी या 1 महीने में इकोनॉमी खत्म करने की जगह हम 3 महीने में इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस क्यों नहीं खत्म कर सकते? कि सुबह में आप सेशंस में बांट लीजिए, 6 सेशन में बांट लीजिए, सुबह में 2-3 से मतलब फर्स्ट हाफ में 3 सेशन लगा दिए तीनों सब्जेक्ट के, सेकेंड हाफ में 3 सेशन लगा दिए तीनों सब्जेक्ट के। इससे क्या होगा कि एक तो आप दिन भर उस सब्जेक्ट को लेकर एंगेज रहेंगे, क्योंकि अभी क्या होता होगा, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अच्छा आज 3 घंटा हिस्ट्री हो गया, अब कल पढ़ना है, तो कल तक के लिए आप हिस्ट्री को भूल जाते हैं,
होता है टाटा बाय बाय, कल फिर उठते हैं हाँ भाई क्या पढ़ा था कल बताओ तो, तब फिर आपका ब्रेन आपको बताता है कि हमने क्या पढ़ा था। अगर आप इसको स्लॉट्स में बांट देंगे जिसमें कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स मल्टीपल स्लॉट्स में कर रहे हैं, तो फिर आप सुबह में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन कम पढ़ रहे हैं, लेकिन शाम में आप आधा और पढ़ ले रहे हैं, तब आपका शाम तक ब्रेन हिस्ट्री के बारे में सोच रहा है, वो फिर उसको जोन आउट करके और भूल नहीं जाएगा कि हाँ आज तो पढ़ लिया, अब कल को देखा जाएगा क्या होता है। तो इस तरह से आपको इसको इंटरलीविंग बोलते हैं कि आप सिमिलर काइंड की चीजें, सिमिलर तरह की चीजें, सिमिलर तरह के टॉपिक्स पढ़ते रहें एक साथ, मल्टीपल टॉपिक्स, ताकि वो कोरिलेशंस भी बने और आपका ब्रेन बोर भी नहीं हो और आप ज्यादा समय तक उसके बारे में इंगेज रह सके। तो ये हो गया इंटरलीविंग। इसके अलावा फाइनल जो मेथड था वो था इलैबोरेशन। इलैबोरेशन खैर उतना भी मतलब ये मतलब वो तो बेसिक है, वो तो हमें आंसर राइटिंग के थ्रू पता ही चल जाता है। इलैबोरेशन का मतलब होता है, और ऐसे बुक्स में भी पता चल जाता है, हमारे सब्जेक्ट्स ही ऐसे। इलैबोरेशन का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ अभी पढ़ी है उसको आप पुरानी किसी चीज़ से रिलेट करें और फिर आप समझने की कोशिश करें कि हाँ उसमें कैसा था, डिफरेंसेस कैसे थे, उसको उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या थी, इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या थी। लेकिन वो तो हम ऐसे भी यूपीएससी में, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही इतने सारे हैं और सारे इंटर रिलेटेड है, तो फिर ये वाला एस्पेक्ट जो है ये थोड़ा मार्जिनल यूटिलिटी कम है इसकी। लेकिन पहले 3 जो पिलर्स हैं, मुझे लगता है कि ये अगर आप अपनी तैयारी में लाएं तो आप काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी अच्छा, मुझसे भी अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैं भी 100% इसको फॉलो नहीं कर सका था। अगर मैं किया रहता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इससे 10 गुना बेटर अच्छा परफॉर्म करता, और कोई भी जो भी इसको यूज़ करेगा वो 10 गुना अच्छा परफॉर्म करेगा जो अभी कर रहा है उससे, क्योंकि ये साइंस बैक्ड है। ये 50-60 साल के स्टडीज़ के बाद पाया गया है कि हमारे जो पढ़ने के तरीके हैं वो गलत हैं, वो इनइफेक्टिव है, लेकिन हम उसको यूज़ करते रहते हैं क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है कि सही तरीका क्या है। और सही तरीका, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ, स्टडीज़ के साथ, एनेक्डोट्स के साथ बताया, सही तरीका है स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल, इंटरलीविंग। ये तीनों को आप यूज़ करिए। साइंस की हेल्प से आप ज़रूर यूपीएससी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपना जो आप परफॉर्मेंस है उसको आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। 2023 में मेरी मेहनत और बहुत सारे लक की बदौलत मैं सारे इसी स्टेजेस क्लियर करके और फाइनली अभी 167 रैंक हासिल करके अब आईपीएस ऑफिसर बनने वाला हूँ। मैं साथ ही साथ जोश टॉक का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने ऐसा मंच बनाया जिसपे कि मेरे जैसा एक इंसान जो कि छोटे से एक शहर में रह रहा है, जिसको कि सबको ही आप आसपास बोल रहा है कि अगर तुमको एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो तुमको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके तुमको हर महीने 50-60 हज़ार रुपये खर्चे करने पड़ेंगे रहने खाने के लिए, उसके ऊपर से कोचिंग में अलग पैसे देने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा। मेरे जैसे वैसे विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जोश टॉक एक वरदान के जैसा है, क्योंकि ये हमें टॉपर्स ला के देता है जो कि हमें अपनी जर्नी बताते हैं और जिनसे कि हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें सीख के अपनी तैयारी को और फाइन ट्यून करके और अपने समय को और बचाते हुए सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं। तो इस सब के लिए मैं जोश टॉक का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।